नमस्कार। आपका मैथ साइंस एकेडमी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम फिजिक्स में प्रकाश यानी लाइट से संबंधित उपकरण, प्रकाशीय उपकरण प्रिज्म, जिसको हिंदी में त्रिपार्श्व कहते हैं, उसका पुनरावलोकन करते हुए आगे कोणीय विक्षेपण, विचलन, वर्ण विक्षेपण, स्पेक्ट्रम, वर्ण विक्षेपण क्षमता, फिर प्रिज्मों का संयोग करना क्यों जरूरी हो गया, दो प्रिज्मों को एक साथ जोड़ना क्यों जरूरी हो गया, वहां तक पहुंचने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम अब प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने जो ये विषय वस्तु है, इस विषय वस्तु का पहले पुनरावलोकन करें। यानी हम शुरू से लेके अभी तक जितनी बातें आपको मैंने बताई हैं उसका आप ध्यान रखेंगे। पुनरावलोकन कर रहे हैं का मतलब शुरुआत से समझ रहे प्रिज्म है क्या, कैसे होता, उसके बाद इसके सूत्रों का सत्यापन और आगे चलेंगे। तो आज बहुत सारी चीजें हैं जो प्रिज्म से संबंधित है। शुरुआत करते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात यह है कि प्रिज्म में, जिसको त्रिपार्श्व कहते हैं, ये प्रिज्म है। प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश आपतित कराया जाता है, सूर्य का हो या किसी भी चीज का हो, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश या प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश आपतित कराया जाता है तो प्रिज्म उस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है। प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश आपतित कराया जाता है तो प्रिज्म उस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये तो हो गई एक छोटी सी कि प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश को 7 रंग में बांट देने की घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अब ये जो 7 रंग है, इन 7 रंगों को यदि हम पर्दे पर प्राप्त करें, यदि हम 7 रंगों को पर्दे पर प्राप्त करें तो 7 श्वेत प्रकाश के अवयवी 7 रंगों का जो समूह है उसको हम वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो दो चीजें एक साथ हो गई कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को 7 रंग में बांट देने की घटना या क्रिया वर्ण विक्षेपण कहलाती है, और मिलने वाले जो 7 रंगों का समूह है उसको हम वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। साधारण सी बात। अब आपको एक मूल चीज समझना है, वो ये है कि प्रकाश का यहाँ पर जितनी चीजें आपने लिखी है, इसको समझने के पूर्व आपको एक बात ध्यान देना है कि ये जो प्रकाश किरण के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसके पहले आपको इसका सारांश समझना है। ये पहले आप इसको समझेंगे तो आपको बाकी चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। यदि हमने श्वेत प्रकाश की जगह पर किसी एक रंग का प्रकाश भेजा, श्वेत प्रकाश नहीं भेजा, कोई एक रंग का प्रकाश भेजा, तो ये आपतित किरण है, यहाँ ये वायु है, ये कांच का होता है और यहाँ पर फिर ये वायु है। वायु यानी ये विरल माध्यम है, कांच यानी ये सघन माध्यम है और वायु यानी ये फिर विरल माध्यम है। बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ये सारांश समझ में आ गया तो मैं ये जो चीजें समझाना चाहता हूं ये आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएंगी। श्वेत प्रकाश आपतित कराने की बजाय केवल एक रंग की किरण आपतित कराई तो ये आपतित किरण है, ये प्रिज्म है, इसको प्रिज्म का कोण कहते हैं। ये प्रकाश किरण जो आपतित हुई, ये वायु से कांच में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है। विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के पास आ जाएगी। इसको जाना था ऐसा, ये ऐसा जाना था, ये है अभिलंब, तो ये अभिलंब के पास आ
जाना था ऐसा, सघन से विरल सविदु, अविलंब से दूर, सघन विरल दूर, सविदु, सघन से विरल तो दूर। तो ये इस अविलंब से, ये देखो यहाँ इसको ऐसा जाना था, ये अविलंब से दूर हो गई, मतलब इधर चली गई। इतनी बात आपकी समझ में आ गई तो मूल बात पर आते हैं। दो तीन चीजें बहुत स्पेशल है। पहली चीज तो ये, आने वाली किरण आपतित किरण, ये वाली किरण अपवर्तित किरण, ये वाली किरण निर्गत किरण, आपतित अपवर्तित और निर्गत। फिर एक और चीज, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये प्रिज्म का कोण कहलाता है, ये प्रिज्म का आधार। प्रिज्म की एक विशेषता है कि प्रिज्म में जो अपवर्तित किरण है वो प्रिज्म के आधार के समानांतर होती है। प्रिज्म में अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समानांतर होती है। फिर आगे चलते हैं, आपतित अपवर्तित निर्गत किरण, ये प्रिज्म के आधार के समानांतर, ये प्रिज्म का कोण। अब आप देखें, ये अविलंब है, ये अविलंब है, आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण, ये जो मैंने I1 लिखा है, ये आपतन कोण हुआ। फिर ये निर्गत किरण और अविलंब के बीच का कोण, ये जो I2 है, ये निर्गत कोण हुआ। ये अपवर्तित किरण है, ये एक अविलंब है, एक ये अविलंब है, तो ये दो कोण बने R1 R2, ये अपवर्तन कोण है, एक प्रिज्म का कोण है। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, आखिरी में इंपॉर्टेंट, आपतित किरण को आगे बढ़ाया और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया, आपतित किरण को आगे बढ़ाया और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया, तो ये एक दूसरे को यहां पर मिल रही है, ये यहां, ये देखिए, इसे हम विचलन कोण कहते हैं, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा डेल्टा दो प्रकार का बनता है, ऐसा भी डेल्टा, ऐसा भी डेल्टा। राशि अगर बहुत छोटी हो, कोई भी भौतिक राशि अगर बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हो, जैसे हमने बोला कि किसी का वजन भार W था, थोड़ा सा भार बढ़ा दिया गया तो प्लस डेल्टा W, यानी सूक्ष्म परिवर्तन के लिए डेल्टा ये वाला लगाया जाता है। लेकिन प्रकाश में विचलन कोण के लिए ऐसा डेल्टा बनाया जाता है। तो ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण, ये विचलन कोण कहलाता है। ये पूरा सारांश है। अगर आपकी ये बात समझ में आ गई है तो आपको यहाँ बना हुआ सारी चीजें एक मिनट में समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएंगी। ये सारांश अगर आपके समझ में आ गया, अब आप देखें जरा, मैंने आपको इसे बताया था श्वेत प्रकाश का, इस श्वेत प्रकाश को इसने 7 रंग में बांट दिया, वर्णन विक्षेपण, और 7 रंग का समूह मिलना उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। आप देखो जरा, ये अलग अलग रंग है ना, 7 रंग, VIPGYOR, आप इसको तो जानते हो, 7 रंग को कहते हैं बैजानी हपीनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर्स है ना, ये 7 रंग। ये अब आपने जब ये सारांश पढ़ लिया है तो आप जरा ध्यान देंगे जो मैं बोल रहा हूँ। ये आपतित किरण है, ठीक है ना, इन किरणों को पीछे बढ़ा दो आप, ये इनको आपने पीछे बढ़ा दिया, ठीक है। 7 रंग की किरणें हैं, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये निर्गत किरण। आप देख रहे हो, आपको मैंने क्या बोला, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। का मतलब ये हुआ, ये लाल रंग की निर्गत किरण है और ये आपतित किरण है, तो ये वाला कोण लाल रंग का विचलन कोण हुआ। ये बैगनी रंग की निर्गत किरण है, ये आपतित किरण है, तो ये बैगनी रंग का विचलन कोण हुआ। ये पीले रंग की निर्गत किरण है, ये आपतित किरण है, तो ये पीले रंग का विचलन कोण हुआ। देखिए आप, 7 रंगों के लिए ये विचलन कोण है, VIPGYOR। बैगनी रंग के लिए सबसे ज्यादा विचलन होता है, लाल रंग के
विचलन कोण होता है। फिर ध्यान से समझ लीजिए, बैगनी रंग के लिए विचलन कोण ज्यादा होता है और इस तरफ चलेंगे तो घटते हुए क्रम में लाल रंग का विचलन कोण कम होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब आप आगे ध्यान दीजिए, ये तो हो गया कि विचलन कोण कम और ज्यादा क्या होता है। एक स्पेशल चीज, अभी तो आप यहाँ बोल रहे थे कि अपवर्तित किरण जो है वो प्रिज्म के आधार के समानांतर होती है। अब यहाँ तो इतनी सारी अपवर्तित किरण है, आपने कहा अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समानांतर होती है, 7 रंग मिलेंगे तो 7 रंग की अपवर्तित किरण होगी। तो ये मान के चला जाता है, देखा गया है, प्रयोग करके स्पष्ट किया गया है कि पीले रंग की अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समानांतर होती है। पीले रंग की अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समानांतर होती है, इसलिए पीले रंग की किरण को माध्य किरण कहते हैं। माध्य यानी बीच का। और पीले रंग की किरण के विचलन कोण को माध्य विचलन कोण कहते हैं। यानी पीले रंग की किरण के साथ माध्य शब्द लगना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पीले रंग की किरण को माध्य किरण क्यों कहते हैं। तो उत्तर होगा कि पीले रंग की अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समानांतर होती है, इसलिए पीले रंग की अपवर्तित किरण को माध्य किरण कहते हैं और उसके विचलन को माध्य विचलन कहते हैं। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया। तो आपको पीले रंग की माध्य किरण के बारे में बता दिया। अब आ जाते हैं इस बात पे, कोणीय विक्षेपण। क्योंकि आप विचलन कोण पढ़ चुके हैं तो आप यहां समझे, दो रंगों की किरणों के विचलन कोणों का अंतर कोणीय विक्षेपण कहलाता है। कोई भी दो रंग की किरणों के विचलन कोण को घटा दो, ज्यादा वाले में से कम वाले को, डेल्टा V में से डेल्टा R को घटा दिया, ये ज्यादा था ये कम था, ये भी एक कोणीय विक्षेपण हुआ। ऐसा भी कर सकते हो, डेल्टा V में से डेल्टा Y को घटा दो, ऐसा भी कर सकते हो, डेल्टा I में से डेल्टा G को घटा दो। यानी ज्यादा वाले विचलन कोण में से कम वाले विचलन कोण को यदि आपने घटा दिया तो दो रंगों की किरणों के विचलन कोणों का जो अंतर है उसे हम क्या कहते हैं? कोणीय विक्षेपण। सामान्यतः हम 3 रंगों की बात करके चलते हैं प्रिज्म में। जब भी प्रिज्म पढ़ेंगे तो हम 3 रंगों की बात करेंगे, बैगनी, लाल और पीला। पीला इसलिए कि पीले रंग की अपवर्तित किरण माध्य किरण कहलाती, इसलिए पीले रंग को लेना जरूरी है। तो जब भी प्रिज्म का चित्र बनाओ तो इतना सारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपसे पूछा नहीं गया हो तो, पूछा गया हो तो बना नहीं है, नहीं पूछा गया हो तो आपको केवल 3 ही रंग बनाना है, बैगनी, पीला और लाल। आ गई बात समझ में? अब आप देखें, ये मैं वही चीज समझा रहा था कि ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये निर्गत किरण है। आपतित किरण को आगे बढ़ाया, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया, तो बीच का ये जो कोण है ये विचलन कोण कहलाता है, जिसे डेल्टा शब्द द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये यहाँ हमने सारांश में बता दिया आपको। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि दो रंगों के विचलन कोणों का अंतर कोणीय विक्षेपण कहलाता है। फिर मैंने आपको स्पेक्ट्रम समझा दिया, ये बता दिया। इसका जो मूल चीज है वो ये सारांश है। सारांश से आपको स्पष्ट हो गया। अब मैं आपको एक मूल बात पर आना चाहता हूँ, फिर बाद में मैं आपको वर्ण विक्षेपण क्षमता नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाऊंगा और आगे की और भी घटनाएं हैं जो प्रिज्म से संबंधित है। अभी आप ध्यान रखिएगा, जो मैं जिस बात पर आ रहा हूँ उसको समझेंगे आप। मैंने माध्य किरण के बारे में बता दिया कि पीले रंग की किरण को माध्य किरण क्यों कहते हैं, उसके अपवर्तनांक को माध्य अपवर्तनांक, उसके विचलन को माध्य विचलन, उसकी तरंग दैर्ध्य को माध्य तरंग दैर्ध्य, हर चीज के साथ माध्य 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 लग जाएगा। तो कारण था कि पीले रंग की अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समानांतर होती है। दूसरी चीज आपने देखी, श्वेत प्रकाश भेजोगे तो ही 7 रंग मिलेंगे, कोई एक रंग का प्रकाश भेजोगे तो एक ही रंग का प्रकाश जाएगा। इस चित्र की एक विशेषता है, वो लगे हाथ समझा दूं, फिर मैं आखिरी बात पे आता हूं।
ही प्रकाश किरण एक ही से माध्यम में हमेशा बराबर कोण बनाती है। ये 2000 रुपए का नोट है। नोट यानी टिप्पणी, स्पेशल चीज। जब भी मैं आपसे कहूं कि 2000 का नोट है, मतलब वो आपके लिए बहुत सुरक्षित और समझ के रखने वाली चीज। एक ही प्रकाश किरण एक ही से माध्यम में हमेशा बराबर कोण बनाती। तो आप इस चित्र में बताओ, ये एक ही प्रकाश किरण है, इधर से आई, इधर गई और इधर गई। ये वाला कोण वायु में बना, ये वाला कोण वायु में बना, तो मतलब I1 और I2 ये दोनों बराबर हुए, यानी आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरी चीज, ये एक ही किरण है और ये एक ही प्रिज्म है कांच, और ये R1 भी कांच के अंदर बन रहा है और ये R2 भी कांच के अंदर बन रहा है। एक ही प्रकाश किरण ये दोनों कोण बना रही है, मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं। तो प्रिज्म की दो विशेषताएं हैं। पहली कि प्रिज्म में अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समानांतर होती है। दूसरी, प्रिज्म के आपतन और निर्गत कोण आपस में बराबर होते हैं और प्रिज्म के दोनों अपवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब अपन अपनी जिसके लिए नेक्स्ट पीरियड में पढ़ना है उस बात पे आते हैं। ये एक अकेला प्रिज्म है ना, ये सब अकेले प्रिज्म है। प्रिज्मों का संयोग क्यों किया जाता है? प्रिज्मों को, दो प्रिज्मों को क्यों जोड़ा जाता है? एक अकेले प्रिज्म से क्यों नहीं काम चलाते? भाई चाहते तो एक ही प्रिज्म से काम होते। अब आपने देखा होगा अपनी पुस्तक को, कभी आगे पहले देखा हो तो अच्छा, नहीं तो आज देख लेना, है ना। आपने देखा होगा ऐसे चित्र बने हैं, ये दो प्रिज्म है जिनको आपस में जोड़ा, एक ऐसा प्रिज्म और एक ऐसा प्रिज्म, फिर एक बार ऐसा प्रिज्म जोड़ा है, एक ऐसा और एक ऐसा। तो प्रिज्मों को, ये पहला प्रिज्म, ये दूसरा प्रिज्म, ये पहला प्रिज्म, ये दूसरा प्रिज्म। प्रिज्मों का संयोग क्यों किया जाता है, ये कारण मैं आज स्पष्ट करता हूं। फिर कैसे होता है तो अगले पीरियड में स्पष्ट करेंगे। लगे हाथ समझते। ये चित्र है, इस चित्र में देखो आप, प्रिज्म में जब आपने श्वेत प्रकाश आपतित कराया तो आपको 7 रंग भी मिले, यानी कौन सी घटना हुई? वर्ण विक्षेपण की घटना भी हुई। साथ में आपको 7 रंगों के विचलन भी प्राप्त हुए, यानी एक प्रिज्म में विक्षेपण भी होता है और विचलन भी होता है। केवल सिंगल प्रिज्म लिया जाए, इकलौता प्रिज्म लिया जाए, तो उसमें वर्ण विक्षेपण भी होता है और विचलन भी होता है। 7 रंग भी मिलते हैं और 7 रंग के विचलन कोण भी होते हैं। अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि कोई एक चीज एक बार में मिले, या तो विचलन मिले विक्षेपण ना मिले, या विक्षेपण मिले विचलन ना मिले। अब इसको सुनिएगा, विचलन रहित विक्षेपण, विचलन रहित मतलब विचलन ना हो, विक्षेपण यानी विक्षेपण हो। दूसरा, विक्षेपण रहित विचलन, विक्षेपण रहित मतलब विक्षेपण ना हो, केवल विचलन हो। तो विक्षेपण रहित विचलन या विचलन रहित विक्षेपण, ये दो घटनाएं, मतलब कहने का वैज्ञानिक ये चाहते थे कि एक सिंगल प्रिज्म, अकेला प्रिज्म विचलन और विक्षेपण दोनों घटनाएं एक साथ करता है, केवल कोई एक ही घटना करे, इसलिए प्रिज्मों का संयोग आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड योर एग्जाम आल्सो, यानी ये आपके काम की चीज भी है और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जो आप देंगे, उच्चतम कक्षाओं में जाएंगे, उसके भी काम की चीज है। प्रिज्मों का संयोग क्यों आवश्यक है? तो एक अकेला प्रिज्म विचलन और विक्षेपण दोनों घटनाएं एक साथ करता है, तो किसी एक घटना को प्राप्त करने के लिए प्रिज्मों का संयोग किया जाता है। और जो दो घटनाएं मिलती है प्रिज्मों के संयोग करने के बाद, उनके नाम क्या है? विचलन रहित विक्षेपण और विक्षेपण रहित विचलन। विचलन ना हो विक्षेपण हो, विक्षेपण ना हो विचलन हो। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे इस मैथ साइंस एकेडमी चैनल को अब तक तो आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, किन्हीं कारणवश अगर भूल गए हो तो अब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, समय पर समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिए, नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन सुबह सुबह तत्काल पहुंच जाएगा और आपकी आंखें खुल जाएंगी, ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, सफलता के सर्वोच्च शिखर पर आप आसीन होंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमस्कार।